हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। मेरे दोस्त, सितंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए आईसीएआई के द्वारा जो इकोनॉमिक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर दिया गया है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए आया है क्योंकि एक तो ये एरर फ्री है, इसमें गलतियां नहीं है। मैंने जब से आरटीपी देखे हैं कुछ ना कुछ उसमें पंचर था, मतलब एरर थी। और यहां पर क्वेश्चन भी वो दिए हुए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसको बहुत जल्दी कर देंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन है आरटीपी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको। सबसे पहले शुरू में पहले ही क्वेश्चन से आते हैं, और मैं यहां पर लाल रंग का बीच बीच में इस्तेमाल करूंगा ताकि स्वाद ही आ जाए। सबसे पहले लिखा हो भाई साहब, की ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टू हेल्प मैनेजर। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी को बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो यहां लिखा है अप्लाई इकोनॉमिक थ्योरी एंड एनालिसिस टू रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स या रियल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मेटिव। मैंने कराया ना आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? यहां पर जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जो एक्सपेक्टेड होती है शुड बी, ऑट टू बी, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो इट सजेस्ट व्हाट ऑट टू बी, मतलब शुड बी से रिलेटेड है। जिस बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं हो रही ना, ये नॉर्मेटिव पॉजिटिव क्या है, फटाफट से जाके चाणक्य 4.0 बैच का वन शॉट देख लो, डाल दिया है इस चैप्टर का, समझ रहे हो? चैप्टर नंबर 6 का भी डाल दिया, नेशनल इनकम का 15 नंबर का। आओ जी आओ, अगले पे चलते हैं। यहां पर दोस्त थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको इसके लिए, अगर लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी छोटी स्क्रीन है। लो जी मित्रों, बड़ा हो गया। अब इधर पूछ रखा है राज्य, इफ टू गुड्स एक्स एंड वाई हैव अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देन दीज गुड्स आर व्हाट। देखो भैया, दो गुड्स के बीच में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो बोलते हैं ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे कि पेप्सी कोक चाय कॉफी। लेकिन अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आता है तो बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे कि कार पेट्रोल, मोबाइल फोन और उसकी बैटरी, ये सब चीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के आंसर में चक्कर में आंसर नेगेटिव आता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव ही पूछा है यहां पर, तो ये हो जाएगा। अगर अनरिलेटेड गुड्स आती है तो आंसर 0 आता है, राइट। अगले वाले में देखो गैप कैड़ा है चौथे में, ये लो जी, इतना थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको मैं। आईसीआई की वेबसाइट से सीधा मैंने खोला हुआ है, तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जी लिखा क्या हुआ है, ये लो कातिया। क्या बोलता है? अ की लिमिटेशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यहां पर यूटिलिटी कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं हम। एक्चुअली इन रियलिटी तुम मुझे बताओ, तुमने जो खाना खाया है उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली आपको? नंबर्स में तुम कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि हम यहां पर यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरेबल बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यूटिलिटी को समझने की दो अप्रोच होती है, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच में बोलते हैं कि यूटिलिटी कैलकुलेटेबल नहीं है और इसमें हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं यूटिलिटी नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहीं पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा है, राइट। हाँ जी, तो यही वाली है इसकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फिर इसको मैं। हाँ, यहां पर 2 क्वेश्चन टारगेट कर लोगे। लिखा है द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिकॉज। कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों हम पता लगा लेते हैं एक हिडन वैल्यू जो कस्टमर दे सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो जी कस्टमर 1000 रुपए की जींस खरीदना चाहता है, लेकिन दुकानदार ने उसको 600 की बेच दी, तो कस्टमर के मन ही मन में 400 रुपए की सेविंग हो गई। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो एक हिडन अमाउंट है, अगर दुकानदार इसको 700 का भी बेचता, 800 का भी बेचता, 900 का भी बेचता, 1000 का ही बेचता, तो कस्टमर खरीद लेता। तो प्राइस सेट करने में उसका सरप्लस बड़ा हेल्प करता है। अगर मुझे पता लग जाए कि कंज्यूमर को सरप्लस कितना है तो मैं प्राइस बढ़ा सकता हूं। उसको तो सरप्लस ही हो रहा है। तो बिकॉज इट आइडेंटिफाई हिडन वैल्यू, वो छुपी हुई वैल्यू दैट कंज्यूमर डिराइव एज कंपेयर टू व्हाट दे पे। एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है? 600, लेकिन भाई दिल में तो उसके 1000 रुपए था, तो 400 का सरप्लस है, तो 400 रुपए तक का अमाउंट बढ़ा सकता हूं, प्राइस बढ़ा सकता हूं। प्राइस स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प होती है। अगला, फॉर अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट वो होता है, ऐसी मोनोपोली फर्म होती है जो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है किसी भी सेम सामान के लिए। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां प्राइस सस्ता रखते हैं, जिस डिमांड में इलास्टिसिटी लो है वहां प्राइस ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि लो इलास्टिसिटी का मतलब कंज्यूमर सामान की डिमांड चेंज नहीं करेंगे, तो वहां पर सही रहता है। ओके, आगे आ जाओ जी। अगले क्वेश्चन में तुम्हारे सामने लो जी क्या लिखा हुआ है।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सप्लाई कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन डिफर अक्रॉस मार्केट्स, कहते हैं अलग अलग मार्केट में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये अलग अलग तरीके से समझा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में अलग से, मोनोपोली में अलग से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग से, सब में अलग अलग तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं, राइट। किस वजह से भाई? क्योंकि भाई सभी मार्केट के अंदर जो बैरियर्स होती हैं, जो कंपटीशन का नेचर होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ वेरिंग कंपटीशन एंड बैरियर्स। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो भाई यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे। अगला पूछा है मेरे दोस्त, सीधा क्वेश्चन देख लो। कहते हैं विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग जीडीपी। बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं। किस फेज में जीडीपी बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है? भाई सब एक्सपेंशन होता है। ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पर नीचे चल के, और वो फेज एक्सपेंशन बच्चों को पता भी होता है। ये वाला ऑप्शन है सही। ओके, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वां 11वां एक साथ लिखा है। चलो जी, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल। एक्सटर्नल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल वो होता है जो हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है। हमारे देश के कंट्रोल में भाई ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, साफ दिख रही है आपको कि भूकंप आना, फ्लड आना, सुनामी आना हमारे देश के कंट्रोल में नहीं होता। हमारे देश के कंट्रोल में उसकी मनी सप्लाई है, मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस है, फिस्कल पॉलिसी के चेंजेस है। लेकिन वॉर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नेचुरल डिजास्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इन द 4 सेक्टर इकोनॉमी केनेजियन मॉडल द इक्विलिब्रियम इनकम कंडीशन इज व्हाट। अब देखो भाई, इक्विलिब्रियम इनकम की कंडीशन हमेशा ये रहती है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बट 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C प्लस I प्लस G प्लस NX हो जाता है। NX का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। C प्लस I प्लस G और ये NX, ये तो तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड है, इसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ये 4 सेक्टर का है, ये 3 सेक्टर का है, ये 2 सेक्टर का है। हमारा यहां पर C वाला राइट आंसर होगा 4 सेक्टर का, राइट। इसका भी वन शॉट आ रखा है चैप्टर नंबर 6 चाणक्य 4.0, जाके देख लो चुपचाप से। लो जी भाई साहब, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इंपोज्ड ऑन एसेंशियल कमोडिटीज एम टू व्हाट। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लगाई है जरूरी सामान पे। कोरोना काल में लगा दी थी सरकार ने, हैंड सैनिटाइजर पे, मास्क पे, दवाइयों पे। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? दुकानदार को बोल दिया जाता है भाई तू 10 रुपए से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, मैक्सिमम यही प्राइस है। तो ये किसको फायदा देगा? ये कंज्यूमर को फायदा देगा कि कंज्यूमर बोल रहा है, सरकार ने बोला इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, तो इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, राइट। प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस फ्लोर होता है, जिसका एग्जांपल है एमएसपी पॉलिसी जो सरकार ने स्टार्ट की हुई है, राइट। ये बोलता है चैप्टर नंबर 8 में मनी डिमांड इज सेड टू बी डिराइव्ड। मनी डिमांड को डिराइव्ड डिमांड क्यों बोलते हैं? यानी मनी की जो डिमांड है वो किसी और वजह से डिराइव हुई है। भाई क्यों? मेरी जेब में पैसे हैं, पैसों को खाऊंगा नहीं बल्कि पैसे से सामान खरीद के खाऊंगा। तो मनी की डिमांड को डिराइव डिमांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मनी की परचेजिंग पावर है, उससे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं खर्चा करके। तो बिकॉज पीपल डिमांड मनी टू फैसिलिटेट एक्सपेंडिचर। लेकिन मॉड्यूल में यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, बिकॉज मनी की परचेजिंग पावर होती है इसलिए लोग उसको डिमांड करते हैं। हाँ ठीक है भाई, मनी से सामान खरीद सकते हैं इसलिए मनी को डिमांड करते हैं। मनी की डिमांड प्राइमरी डिमांड नहीं है, सेकेंडरी है, डिराइव्ड डिमांड है। ये सोचो, मनी होने से कुछ और तुम लेना चाहते हो, मनी को खाना नहीं चाहते। अगला, मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरली एम्स टू रेगुलेट व्हाट। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रेगुलेट करते हैं भैया? मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेट को कंट्रोल करने की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है। अगला लिखा है विच पॉलिसी एक्शन इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम करनी है। पहले सोचो इन्फ्लेशन आई कैसे? इन्फ्लेशन आई है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, ये ज्यादा डिमांड होने की वजह से आई है। सामान है नहीं मार्केट में, तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो। मार्केट में पटाखे है नहीं दिवाली के लिए, तुम खरीदना चाहते हो, दुकानदार ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, राइट। मार्केट में प्याज नहीं है, तुम खरीदना चाहते हो, तो कम प्याज है तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा प्याज बेचने वाला, राइट। तो ऐसे में सरकार कहती है डिमांड गिरा दो भाई, अपने आप दुकानदार की अकल ठिकाने आ जाएगी, वो प्राइस कम कर देगा। तो डिमांड गिराने के लिए, डिमांड गिराने की जो पॉलिसी होती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो। अब इधर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मुझे मिला है तो यही कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होता तो वो भी ठीक होता, दोनों में डिमांड गिरती है, राइट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब गिराना, डिमांड को गिराना। भाई आगे आ जाओ, ये
क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड से है। हिक्सचर ऑल इन मॉडल प्रेडिक्ट दैट अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट डू व्हाट। हिक्सचर ऑल इन दो लौंडे थे, इन्होंने बोला एक कंट्री वो सामान बनाकर एक्सपोर्ट करेगी जिस सामान को बनाने के फैक्टर्स इसके पास ज्यादा होंगे। ज्यादा को बोलते हैं इंग्लिश में अबंडेंट। अगर किसी के पास कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर देगा, किसी के पास लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर देगा। कंट्री के ऊपर बनाया था, राइट। ये वाला स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है फिक्स्ड टैरिफ, और एड वैलोरम टैरिफ का मतलब होता है परसेंटेज वाला टैरिफ। अगर मैं बोलूं आईफोन के ऊपर 1000 रुपए का टैरिफ है तो वो स्पेसिफिक टैरिफ हो गया। अगर मैं बोलूं आईफोन के ऊपर 4% का टैरिफ है तो वो एड वैलोरम टैरिफ हो गया। तो स्पेसिफिक टैरिफ इज डिफरेंट फ्रॉम एड वैलोरम टैरिफ बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज स्पेसिफिक टैरिफ एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इंपोर्ट के ऊपर और ये परसेंटेज होता है, राइट। तो ये भाई साहब तुम पूछोगे सर ये क्यों नहीं था आंसर, अ परसेंटेज ऑफ ट्रेड वैल्यू, क्योंकि इसका डिफरेंस उससे नहीं पूछा, इसका डिफरेंस उससे पूछा है, समझे। हाँ, बी वाला आंसर है, बी वाला। अगला भाई, नॉन टैरिफ मेजर कौन सा है? ऐसा मेजर जिसमें टैरिफ ना हो। अबे जिस बच्चे ने चैप्टर भी ना पढ़ाओ ना वो ये वाला आइटम पढ़ो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अबे ऐसा एक्सचेंज रेट जिसको मार्केट डिसाइड करती है, तो ये तो कोई मेजर ही नहीं है, राइट। ये कोई मेजर ही नहीं है, टैरिफ तो छोड़ दो तुम, राइट। ठीक है जी। अच्छा, आंसर तो यही है, लेकिन क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। नॉन टैरिफ मेजर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नॉन टैरिफ मेजर कौन सा नहीं है? इसमें भी टैरिफ नहीं है, कोटा लगा हुआ है। कोटा मतलब क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन, सब्सिडीज है, और एसपीएस मेजर्स हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। विदेशों से जब हमारे देश में सामान आता है तो हम देखते हैं भाई हमारे देश की कुछ कंडीशंस होती है, उसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है वो, तो वो सब इसमें लिखा होता है। खैर ये कोई मेजर ही नहीं है, तो डी वाला विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसको पता होगा, वरना चाणक्य 3.0 बैच से कर लो ये वाला चैप्टर नंबर 9, बहुत बढ़िया करा रखा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इट्स व्हाट? एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है? एफडीआई भी मतलब विदेशों का पैसा इंडिया में आना है, एफपीआई भी मतलब विदेशों का पैसा इंडिया में आना है। एफपीआई का मतलब होता है विदेशी पैसा इंडिया में आया है सट्टे के पर्पज से, स्पेकुलेशन पर्पज से। एफडीआई का मतलब होता है विदेशी पैसा इंडिया में आया है ओनरशिप के, कंट्रोल के पर्पज से, राइट। तो यहां पर लिखा है इट इज इंटेंट, मतलब एक्सपेक्टेड टू गेन मैनेजमेंट कंट्रोल इन द फॉरेन एंटरप्राइज। ठीक है भाई, इसमें कंट्रोल लेने की कोशिश की जाती है। रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज इफ, अबे रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला देखो, रर जो दिया हुआ है भाई साहब, वो दिया हुआ है फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये अगर इंक्रीज होगा तो रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहां लिखा हुआ है व्हेन फॉरेन प्राइस राइज रिलेटिव टू द डोमेस्टिक प्राइस, मतलब ये इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू दिस, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये टोटल इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना सा पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 का फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4। आओ जी आओ, अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्त। बोलता है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गैट एंड डब्ल्यूटीओ इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन। हाँ, डब्ल्यूटीओ हो या गैट हो, दोनों का ही मोस्ट फेवर्ड नेशन अपने मेंबर्स को ये बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपने सभी मेंबर्स को मोस्ट फेवर्ड नेशन? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोलते हैं सभी मेंबर्स को हम इक्वल समझते हैं, इक्वल एडवांटेज देंगे। तो इट इज बिकॉज ऑफ इक्वल ट्रेड एडवांटेज गिवन टू ऑल द मेंबर्स। हमारे सिलेबस के हिसाब से डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर्स हैं। पहले गैट होता था, उसको हटा के डब्ल्यूटीओ लेकर आ गए थे, राइट। वन ऑफ द अर्ली स्टेप्स इन द 1991 रिफॉर्म, 1991 के रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी पॉलिसी बनाई थी। तो यहां पर कौन सा रिफॉर्म था भाई? भाई देखो, रुपीस को डिवैल्यूएट किया गया था, रुपीस की वैल्यू को गिरा दिया गया था ताकि देश के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए। जब रुपीस की वैल्यू गिर जाती है तो फॉरेनर्स हमारा सामान खरीद लेते हैं, उनको वो सस्ता लगता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये रिफॉर्म नहीं था। 1969 में सरकार ने 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज करने का मतलब होता है सरकार ने बैंक अपने कब्जे में ले लिया। टैक्स रिफॉर्म हटाना, एबोलिशन का मतलब हटाना, ये कोई रिफॉर्म नहीं है। हाँ, ट्रेड प्रोटेक्शन ये भी नहीं था उसके अंदर, राइट। हाँ, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना बल्कि नहीं था, ट्रेड को प्रमोट करना था, राइट। हाँ, क्या बोलता है पोस्ट रिफॉर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ, कहता है पोस्ट रिफॉर्म का मतलब होता है 1991 के बाद हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ गए। इससे क्या हुआ? अबे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो डॉलर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश में इंक्रीज हो जाता है। ये है जी इसका ऑप्शन। हाँ, माल बेचेंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, मौज होएगी, बल्ले ही बल्ले होएगी, राइट। ये दो क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने और फिर ये खत्म। लिखा क्या है? रिफॉर्म इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का एक ही रिफॉर्म गिवन है तुम्हारे सिलेबस में कि सेबी बना दिया था भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिफर फ्रॉम स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। 1991 के दो रिफॉर्म थे। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म वो रिफॉर्म थे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के रिफॉर्म थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसने देश का स्ट्रक्चर बदलना था। ये कौन कौन से थे भाई साहब? अब ये ऑप्शन में नहीं है, ये लिखा है भाई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो थे जो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे, मतलब देश में लॉन्ग रन इंप्रूवमेंट ला रहे थे। तो दीज आर 25 क्वेश्चंस। आपने मेरे साथ 16 मिनट में ये सॉल्व कर लिए, 15-16 मिनट में, राइट? हाँ ठीक है, ये हो गया है। और बाकी भैया स्ट्रैटेजी डाल दी है सितंबर 2026 वाले बच्चों को कैसे करना है, स्ट्रैटेजी देखना। मैं क्या प्लान लेकर आ रहा हूं वो मैंने बता दिया आप लोगों को। 2 आधी आधी मैराथन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स ला रहा हूं, बीच बीच में छोटे मोटे एमसीक्यूज भी डालूंगा ताकि तुम्हें एंटरटेन करता रहूं लगातार, बोरिंग ना बने लेक्चर। एक मैराथन वो होगी, दूसरी मैराथन चैप्टर 6 से 10 की होगी, ये कॉन्सेप्ट वाली मैराथन होगी। और तुम बोलोगे फिर एक एमसीक्यू वाली बड़ी मैराथन ले लेंगे, तुम्हारे लिए बढ़िया काम कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा।